लेकिन एक डर है। देखो चीन में तो शायद और थोड़ा खराब हो सकता है। ये जब आपने कहा कि ये पीटी उषा और मिल्खा सिंह दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो फिर तो ये ज्यादा तेजी से भागेगा, तो फिर ज्यादा लोगों को संक्रमित भी करेगा। ये जो XE है वो मानो मिल्खा सिंह और पीटी उषा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्रॉन मिल्खा सिंह है, ओके, और डेल्टा दारा सिंह है। तो आपको डर है कि अगर ये दोनों साथ में आ गए डेल्टा क्रॉन, तो मिल्खा सिंह जैसा दौड़ के आपको पकड़ेगा और दारा सिंह का जैसा आपको लपेट देगा। चीन जैसे देशों में कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल गया है कि वहां पर लोगों को काबू करने के लिए सेना तक बुलानी पड़ रही है। करोड़ों लोगों का हर रोज आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें कितना डरने की जरूरत है? मुंबई में XE वेरिएंट, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट कहा जाता है, और केपा वेरिएंट का एक संक्रमित मिलने की पुष्टि की है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन तमाम दावों को खारिज किया है, लेकिन क्या हमें वाकई में डरने की जरूरत है? मेरे साथ इस वक्त आप सभी लोगों को पॉजिटिविटी देने के लिए और कोरोना वायरस से ना डरने की बात कहने वाले डॉक्टर रवि गुडसे मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सवाल तो यही है कि ये XE वेरिएंट अब क्या है? हम के मगलूबे गुमाते पहले, फिर वही हैं जहां ते पहले। सीने से जैसे झुर्रियां निकली हो, जख्म सीने में निहाते पहले। अभी जहां थे वहां नहीं है, काफी आगे आ चुके हैं। डरने की कोई बात नहीं है। ये XE से भारत को डरने की कोई बात नहीं है। अब दुनिया के ऐसे कई मुल्क है, कुछ मुल्क है जहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, भारत में नहीं होगा। ये जो नए वेरिएंट आ रहे हैं ना, उसमें बदलाव आता है। ओमिक्रॉन है, वो BA है। स्टेल्थ ओमिक्रॉन BA2 था। कुछ डेल्टाक्रॉन की बात हो रही थी, वो ओमिक्रॉन जैसे ही संक्रमित करता है। ये जो XE वेरिएंट है, ये इन दोनों का मिश्रण है, ओमिक्रॉन और BA2 का। तो मानो अगर ओमिक्रॉन मिल्खा सिंह है, ओके, और डेल्टा दारा सिंह है, तो आपको डर है कि अगर ये दोनों साथ में आ गए डेल्टा क्रॉन, तो मिल्खा सिंह जैसा दौड़ के आपको पकड़ेगा और दारा सिंह का जैसा आपको लपेट देगा, ओके। लेकिन अगर आप मिल्खा सिंह से बचते हो, तो आपसे दारा सिंह से कोई डर नहीं है। अगर वो आपको पकड़ नहीं, क्योंकि आप उससे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि आपको पहले मिल्खा सिंह ने पकड़ा था, आपको उसका उसकी अनुभूति है उसके साथ क्या करना है। ये जो XE है वो मानो मिल्खा सिंह और पीटी उषा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इतना तेजी से भागता है, तो ये वेरिएंट है XE। ये कुछ नया नहीं है। फिर तो हमें ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि जब आपने कहा कि ये पीटी उषा और मिल्खा सिंह दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो फिर तो ये ज्यादा तेजी से भागेगा, तो फिर ज्यादा लोगों को संक्रमित भी करेगा। नहीं नहीं, देखिए, हमने पहले क्या कहा था कि ये जो ओमिक्रॉन है वो आपका पॉकेट मार देता है और डेल्टा आपकी जान ले लेता है। लेकिन डेल्टा आपकी जान क्यों लेता है? आपका बटवा लेने के लिए। अगर आपके पास बटवा है नहीं, तो डेल्टा आपका गला क्यों काटेगा? राइट। तो अगर आपके पास बटवा नहीं है, ओमिक्रॉन ने ऑलरेडी आपको घेर लिया है, तो आप डेल्टा से भी, पहले इंडिया में 7-8 हजार केसेस आते थे ना डेल्टा के, उन सब केसों से हमने किसने बचाया? ओमिक्रॉन। राइट। तो अभी ये ओमिक्रॉन और BA2 का मिक्सचर जो एकदम जल्दी दौड़ने वाला आया है, वो ऐसा अभी लग रहा है कि वो ओमिक्रॉन की तरह ही मामूली होगा। वो ज्यादा सीरियसली इल नहीं करेगा। लेकिन एक डर है सबके मन में, और उसका मैं अभी आशंका का जवाब दे देता हूं। डर क्या है? देखो, डेल्टा की तीसरी लहर सितंबर 2021 में आई थी या नहीं आई थी? नहीं आई थी, ओके। वो मेरा पूरा जो सब ट्रेडमार्क वैल्यू वैल्यू उसके ऊपर है कि डेल्टा की लहर नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि इतने सारे लोगों को डेल्टा हुआ था, हमको पता ही नहीं था। तो जिनको ओरिजिनल कोविड हुआ था और जिनको डेल्टा हुआ था, उनको वापस डेल्टा नहीं होता। इसके वजह से डेल्टा की तीसरी लहर नहीं आई। तो अचानक ओमिक्रॉन के केसेस आ गए। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन ने पूरा गणित ही बदल दिया। जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं, जिनको डेल्टा हुआ था, जिन्होंने बूस्टर लिए थे, उनको भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा था। लेकिन वो सीरियसली नहीं पकड़ रहा था। ओमिक्रॉन वैसे ही मामूली था। और उन लोगों में जिन्होंने टीके लिए थे और जिनको पहले कोविड हुआ था, उनमें से और ही कई गुना मामूली था। इसके वजह से इंडिया में तीसरी लहर नहीं आई। ओमिक्रॉन ने इतना उधम नहीं मचाया। अभी सबके जहन में एक ही ख्याल होगा कि जैसा नया ओमिक्रॉन आया,
और ओमिक्रॉन ने ये गणित बदल दिया कि जिनको टीके लिए डेल्टा हुआ है उनको भी ओमिक्रॉन हो सकता है। अगर ये XE इस तरह से संक्रमित कर सकता है, और उसने ये गणित बदल दिया कि जिन्होंने 2 टीके लिए हैं, 3 टीके लिए हैं, जिनको डेल्टा हुआ था और जिनको ओमिक्रॉन हुआ था, उनको भी पकड़ सकता है, तो फिर केसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, राइट? ये डरने वाली बात है, लेकिन डरने की बात नहीं है, 2 वजह से। एक वजह ये है कि अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिनको ओमिक्रॉन हुआ है उनको वो पकड़ सकता है, या जिनको BA2 हुआ है उनको वो पकड़ सकता है, ये बात है। दूसरी बात है, वो सीरियसली बीमार नहीं करता आपको। और तीसरी बात ये है, अगर भगवान न करे पकड़ ही लिया आपको, कुछ लोगों को पकड़ ही लिया जिनको टीके लिए हैं, डेल्टा भी हुआ था, ओमिक्रॉन भी हुआ था, अगर उनको पकड़ भी लिया तो उनको सीरियसली इल नहीं करेगा। और अगर सीरियसली इल नहीं करेगा तो हमको डरने की बात नहीं है। हाँ, जो लोग पहले से ही बीमार हैं, जो पहले से ही 2 बीमारियों से, जिसे हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, उनसे जूझ रहे हैं और किसी तरीके से वो पहले कोरोना वायरस में जो लहरों में बच गए हैं, क्या उनके लिए भी एक्सी वेरिएंट खतरनाक नहीं होगा? या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक्सी वेरिएंट खतरनाक नहीं होगा? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। okay? तो इसलिए डरना नहीं है, लेकिन हम हमारी भय को और कई गुना ज्यादा कर सकते हैं अगर हमने केसेस गिनने की पागलपंती चालू कर दी। तो ये न्यूज लेके अगर हमने केसेस गिनना चालू कर दिया तो मिलेंगे, फिर कई लोग डरेंगे, फिर और केसेस बढ़ेंगे, तो पूरा तहलका मचा देंगे। ओके, तो मैं कह रहा हूँ, वेरिएंट की खबर आए इसलिए मरीज ना ढूंढे। अगर मरीज आए हैं तो वेरिएंट ढूंढे। सिर्फ उन लोगों को बचाओ जो कमजोर है। गब्बर आ रहा है होली के लिए, ठीक है? तो अभी आप क्या कह रहे हो? पहले वीरू और जय को कह रहे हैं आपको ये पहना देंगे। वो छोड़ो वीरू और जय को, अभी वो देख लेंगे खुद का। पहले मौसी और अहमद मियाँ को उठा लो और रामलाल को, और उनको प्रोटेक्शन दे दो। तो जो आपका पूरा फोकस है, वो जो आपके समाज के जो विकलांग नहीं कहूंगा, जो कमजोर घटक है, उनके ऊपर आपका पूरा फोर्स होना चाहिए। एक और सवाल एक्सी वेरिएंट को लेकर, क्योंकि यही इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेंड भी कर रहा है और लोग इसके बारे में ढूंढना भी चाह रहे हैं और फिर वो एक्सपर्ट से जानना भी चाहेंगे, और आपने बता भी दिया है कि वो ज्यादा संक्रामक है। अब कितना ज्यादा, पहला सवाल तो ये है कि अगर ये ज्यादा संक्रामक है, लोगों को ज्यादा संक्रमित कर सकता है, तो क्या ये ज्यादा घातक भी है? और दूसरा सवाल ये है कि BMC या फिर महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करें तो वहां पर फेस मास्क पहनना भी अब जरूरी नहीं है, तमाम तरह के प्रतिबंध वहां पर हट गए हैं। और ऐसे वक्त में किसी एक नए वेरिएंट का आना खतरनाक हो सकता है, या फिर हमें दोबारा से प्रतिबंधों की तरफ, लॉकडाउन तो नहीं लेकिन फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपने हाथों को बार बार धुलते रहना, इन तमाम चीजों को दोबारा से अपनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। यही मैं आप उम्मीद कर रहा था कि आप सवाल पूछे। देखो, ये ओमिक्रॉन को तो, डेल्टा को हम नहीं रोक पाए थे, ओमिक्रॉन ओरिजिनल कोविड को भी नहीं रोक पाए थे, फिर डेल्टा को नहीं रोक, अल्फा को नहीं रोक पाए थे, डेल्टा को नहीं रोक पाए थे, ओमिक्रॉन को नहीं रोक पाए, BA2 तो उससे भी ज्यादा है। और अगर ये आता है, नहीं आएगा, लेकिन अगर ये आता है XE, तो इससे भी 10% ज्यादा है। ये भी अकल होनी चाहिए ना कि किसे नहीं रोक सकते, हम क्या नहीं कर सकते, ये समझने में भी कुछ दिमाग लगता है ना। तो अगर जिसे रोक नहीं पाते, उसे रोकने की कोशिश में क्यों आप समय गंवा रहे हो? लेकिन हमको इसका डर नहीं है, क्योंकि जिनको ओमिक्रॉन हुआ था उनको ये पकड़ पाने की संभावना बहुत कम लग रही है। ओके, अगर पकड़ा भी तो सीरियस डिसीज नहीं होगा, लेकिन संभावना वैसे ही कम लग रही है। और आपने और एक सवाल पूछा था कि क्या ये ज्यादा घातक है? उसका आंसर है नहीं, ये ज्यादा घातक नहीं है। क्या होता है ना, जब कोई चोर होता है, ये कोविड मानो चोर है, उसमें जब तब्दीली आती है, उत्परिवर्तन आता है, म्यूटेशन आता है, तो 2 तरह से वो बदल सकता है। एक तरफ वो ज्यादा ताकतवर, मसल वाला, बहुत हथियार हो, या ज्यादा दौड़ने वाला, फास्ट हो। तो दोनों तरफ से नहीं बदलता, वो दोनों चीजें नहीं होती, एक तो ये होता है, एक तो वो होता है। तो अभी ये वायरस ऐसा घूम के बदल रहा है कि वो ज्यादा तेज हो रहा है, ज्यादा तेज हो रहा है, लेकिन कम सामर्थ्यशाली हो रहा है। इसलिए वो पूरे दुनिया में ऐसा फैलेगा। ये जो जो ओमिक्रॉन हुआ था वो भारत का बूस्टर साबित होगा, और ओमिक्रॉन ये BA2 या कुछ आया तो अफ्रीका का टीका हो जाएगा,
और ये विश्व से महामारी निकल जाएगी। और आपने और एक सवाल पूछा था कि क्या निर्बंधों को वापस लाना चाहिए, और उसका जवाब है नहीं, अभी निर्बंधों को वापस नहीं लाना है। जैसे हमें भगवान ने भेजा था वैसे जीना है, और जो आगे है उसका सामना करना है। लेकिन सरफेस टू सरफेस कोरोना का ट्रांसमिशन का चांस 1 in 10,000 है। अगर आप कोविड पेशेंट के नजदीक बैठे हो और वो खांसता है और उसकी खांसी में आप उंगली डाल के आपके नाक में डालते हो तो चांस है। तो ऐसा कौन करता है? कोई लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कौन करता है? तो सरफेस वो ये सब अभी सब, और कहाँ हमको सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है? हमको पॉसिबल है नहीं ये। सो हमको ये भी सोचना चाहिए कि क्या पॉसिबल, ये अभी ये रिस्ट्रिक्शन वापस डाल के क्या होने वाला है? ये मेरे ख्याल से जो रिस्ट्रिक्शन निकल रहे हैं ना, इसलिए जो लोग 3 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग पे चिल्ला रहे थे, अभी वो चिल्ला रहे कि लोग मास्क निकाल रहे हैं। तो उनको ग्लोबल वार्मिंग से या मास्क से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ रोने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए। चीन जो है वहां पर तो आर्मी भी लगा दी गई है, वहां पर 13,000 15,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं, और उसको लेकर सरकार काफी ज्यादा घबरा गई है। हमारा सीमावर्ती देश है, मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल पूछा था, लेकिन क्या फिर भी अभी भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, जब हमारे यहाँ भी कैपा वेरिएंट या एक्सई वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं? देखो, चीन में तो शायद और थोड़ा खराब हो सकता है। चीन क्यों, में जो वजह? 13,000 चीन में जो 13,000 केसेस आ रहे हैं, उनमें से 12,500 एसिम्टोमेटिक है। सब एसिम्टोमेटिक। वो जो गलती भारत कर रहा था, वो पागलपंती चीन भी कर रहा है। एसिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग ना करे, इतना मुश्किल बंद ना करे, लो रिस्क सिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग ना करे, सिर्फ हाई रिस्क सिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग करे, तो उनका रिजल्ट जल्दी आए, उनको निर्मा ट्रेलविर दे दे, बेप्टेफिल्मैब दे दे, रेमडेसिविर भी 3 दिन के लिए दे सकते हैं, उन सबको बचाए और कोविड से महफूज हो जाए। चीन में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे काफी चाइनीज दोस्त थे, मैं उनके साथ बात कर रहा था। चीन का वैक्सीनेशन 90% से भी ऊपर है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत डरावनी बात यह है कि चीन में जो 80 के ऊपर के लोग हैं, उन्होंने टीके नहीं लिए। 80 के ऊपर के जो वल्नरेबल लोग हैं, उनके टीके का फीसदी सिर्फ 50% है। तो उनको नेचुरल डिसीज का कोई कवर नहीं है और वैक्सीनेशन का कोई कवर नहीं है। अगर ओमिक्रॉन 2 मामूली भी है, तो चीन की आबादी इतनी है कि शायद काफी मामले वहां आ सकते हैं। होपफुली निर्मा ट्रेलवीर से बच जाएंगे। लेकिन हमारा सीमावर्ती देश है, तो हमको ये तैयारी में अभी लगना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई चाइना में कम होने लगे तो हम उनको ऑक्सीजन भेज सकते हैं। ऐसे कुछ तैयारी में रहना चाहिए। उनके हमारे पड़ोसी, ये बचाना पड़ेगा उनको। कल ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पर भी लोगों का ये कहना था कि जब एक नया वेरिएंट आया है, एक नया वेरिएंट को देख रहे हैं हम, तो फिर जितने भी आम लोग हैं या जो 18 साल से ऊपर भी हैं, उनके लिए जो बूस्टर डोज है वो कितनी जरूरी है? मैंने कहा था ओमिक्रॉन बूस्टर जैसा काम कर देगा। अमेरिका ने अभी दूसरा बूस्टर ला रहे हैं, मतलब चौथा डोज। चौथा डोज। मैं वैक्सीन का बड़ा समर्थक रहा हूँ, और वैक्सीन ने हमको पैंडेमिक से बचाया है, सीरियस डिसीज से बचाया है। लेकिन मैं अभी चौथा डोज के बारे में हिचकिचा रहा हूँ। अगर आप भारत में रहते हो और आपकी उम्र 65 से ऊपर है, तो बूस्टर ले लो, सोचो ही मत क्या हुआ था, सब छोड़ दो, बूस्टर ले लो। अगर आपकी उम्र 65 के नीचे है और आपको ओमिक्रॉन हुआ था और आपको पता है आपको ओमिक्रॉन हुआ था, तो ओमिक्रॉन होने के 90 दिन बाद आप बूस्टर ले लो। ओके? तो आपकी उम्र जो भी है, एक बूस्टर तो ले लो, क्योंकि ओमिक्रॉन आपको ओमिक्रॉन से बचाएगा। लेकिन अगर ये कुछ भविष्य में वेरिएंट आने वाला है जो इतना संसर्गजन्य हो सकता है, तो बूस्टर लेने का इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तो बूस्टर ले लो। तो आपके आंसर का सीधा जवाब दे देता हूं कि अगर बूस्टर लेना है, बूस्टर ले लो। 65 के ऊपर है तो डेफिनेटली ले लो, 65 के नीचे है फिर भी ले लो, ओमिक्रॉन हुआ था तो भी ले लो। ओके? बच्चों को टीका लगाओ, बच्चों को टीका लगाओ। और आखिरी सवाल जो मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ कि क्या अभी भी हम ये मान लें कि भारत जो है वो कोरोना के लिए एंडेमिक स्टेज पर पहुंच चुका है, और कितने भी वेरिएंट आए, कितना भी कोरोना अपना रूप बदले, भारत अभी सुरक्षित है? दो वजहों से, एक नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन की वजह से। हाँ, वो तो मैंने पहले कहा था कि जुलाई 1 2021 क्या एक्स ई वेरिएंट है ना,
वो हॉस्टल के जमाने में वो XX मूवीज होती है ना, उस तरह का है। वो लगता तो उत्कंठावर्धक है, लेकिन उसमें वो असली वाली बात नहीं है। तो XC वेरिएंट से हमको डरने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे साथ आए, हमारे दर्शकों को एक्सी वेरिएंट, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया हो या फिर चाहे वो गूगल हो, इसको लेकर तमाम लोग सर्च कर रहे हैं, ये क्या है, कैसे हो सकता है, और क्या वाकई में इससे डरने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आपने इन तमाम तरह की जानकारियां दे दी हैं। तो डॉक्टर गोडसे, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद।